17.5 करोड़ लोगों को नए कनेक्शन दिए गए जिनसे वो साफ पीने का पानी उनको फराहम होता है। हाल ही में आपने देखा भारत की ताकत, भारत की पहचान, जब पहलगाम अटैक हुआ जिसमें हमारे 26 जो हमारे आम शहरी है उनको मार डाला गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनको शहीद किया गए, लेकिन उसके बाद भारत का जो अप्रोच था 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया। हिस्ट्री में पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के 9 बड़े दहशतगर्द फैक्ट्रियों को, जहां से दहशतगर्दों की प्रोडक्शन होती थी और जम्मू कश्मीर उनको भेजा जाता था, उनको मिलिया बेट करके जमीन के नीचे गाड़ दिया। 120 से ज्यादा खूंखार दहशतगर्द जो इनाम याफ्ता दहशतगर्द थे उनको उसमें मार डाला गया। सियालकोट हो, मरी हो, बहावलपुर हो, रावलाकोट हो, ऐसे 9 दहशतगर्द फैक्ट्रीज जिनको सफ़े हस्ती से हमारी सेना, हमारी फौज ने खत्म कर दिया। और आप सब जानते हैं उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का बहुत बड़ा रोल रहा। और दूसरी जो हमारी उसमें एक और महिला थी कि वामिका सिंह जी। आज के भारत में वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया है उसको आगे लेके आज जो भी इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे उसके लिए भी एक बिल पास की गई कि 33% की रिजर्वेशन है वो आज महिलाओं के लिए रखी जाएगी। और लद्दाख में इस चीज को जो एक्ट है इसको लागू कर दिया गया क्योंकि वहां इलेक्शन होने वाले हैं। वुमेन्स के लिए बहुत कुछ किया गया, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कुछ किया गया, सस्ते लोन दिए गए, स्टार्टअप इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत भारत ने आज दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत कितनी है। वो पाकिस्तान जो भारत के साथ ही आजाद हुआ, एक साथ आजाद हुए हम, लेकिन आप देखिए वो दहशतगर्द मुल्क, वो दहशतगर्द कंट्री जो बार बार यहां दहशतगर्द, वो कहां है और आज भारत कहां है ये सारी दुनिया जानती है। भारत की ताकत का लहू, भारत की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है, भारत की फौजी ताकत, आज दुनिया ने उस चीज को समझ लिया। और आज भारत ने वो रूप दिखा दिया कि भारत ने दुनिया को कह दिया कि अब और आतंकवाद नहीं, और आतंकवाद किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। अब आप जम्मू कश्मीर आके देखिए जम्मू कश्मीर में आप अगर नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं 12 से 14 घंटे जम्मू तक लगते थे, और 2014 के बाद उस रास्ते को इस तरीके से बनाया गया कि आज 4.5 घंटे में आप जम्मू से श्रीनगर पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ हाल ही में एक बहुत बड़ा जो कनेक्टिविटी का मसला होता था यहां, जिससे यहां की टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी असर पड़ता था, और आम जो कश्मीरी बाहर जाना चाहता था वो जो एयरफेयर्स थे उसके कंट्रोल से बाहर थे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और वंदे भारत के जरिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर को पूरी भारत के साथ और मजबूती के साथ जोड़ दिया, जिससे यहां की इकोनॉमी और यहां का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट होगा, और उससे कश्मीर की जो बेरोजगारी है उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हिस्ट्री में पहली बार आप देखोगे कि पहली बार रेलवे मालगाड़ी के जरिए 24 टन चेरी हमने बंबई तक पहुंचाए। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। और वंदे भारत यहां की टूरिज्म और यहां की जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट करके जम्मू कश्मीर की तरक्की को और नए पंख देंगे और उसको 4 चांद लगा के एक नई स्पीड देंगे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर और देश की जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ वाली गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने 11 साल में बहुत इनकलाबी कदम यहां पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के शहरी होने के नाते अगर आप देखेंगे, कल तक एक सपना था कश्मीर के लोगों का कि कब हम देश के साथ जुड़ेंगे और ट्रेन के जरिए हम कन्याकुमारी या दिल्ली तक जाना चाहते, वो सपना भी आज पूरा हो गया और आज कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ गए। और आपने कल भी सुना होगा कि डॉक्टर फारूक साहब ने भी इस बात को माना और अप्रिशिएट किया है कि आज मैं पहली बार ट्रेन के जरिए
दूसरे स्टेटों में जा रहा हूं। मैंने पहले ही आपको कहा कि रीजनेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मैंने बात की है। देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बार बार कहा कि मैं महासेवक हूं, खिदमत करना चाहता हूं अपने लोगों की, और 140 करोड़ लोगों के साथ वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी चले और उन्होंने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसको हम कह सकते हैं कि आज ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अकाउंटेबिलिटी है, रीजनेबल गवर्नमेंट है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। जहां पहले भारत में घोटाले हुआ करते थे, आज इनोवेशन होती है। 2014 से पहले जहां देखते हैं यहां घोटाले होते थे, लेकिन आज भारत इनोवेशन कर रहा है, आज भारत ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सब 2014 के बाद पॉसिबल हुआ, जब देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी वाली जो लेड गवर्नमेंट है, 2014 के बाद अगर देखेंगे, सबसे पहला जो नारा था वो देश के वजीर जनाब नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और सबके विश्वास को लेके चले, सबका विकास किया। कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं की, उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की। अगर आज आयुष्मान कार्ड किसी के जेब में है, वो हिंदू के जेब में भी है, वो मुसलमान के जेब में है, वो सिख के भी जेब में है, क्रिश्चियन के भी जेब में है। पहले जहां हम इलाज नहीं कर पा रहे थे, डरते थे कि इतना एक्सपेंसिव है, आज उसी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके हम इलाज करते हैं, लेकिन पैसा मोदी जी देते हैं। ये एक इनकलाबी कदम जो हेल्थ सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को दे दिया। और जम्मू कश्मीर जो वाहिद स्टेट है जहां 100% आयुष्मान कार्ड सबको मिला है। कोरोना काल में अगर आप देखेंगे, इस सदी की सबसे जो बड़ी बीमारी थी वो कोरोना थी। ये एक ट्रेजेडी थी, त्रस्ती थी जो सारी दुनिया ने देखी है। लेकिन भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन पे ध्यान देके वैक्सीन को बनवाया और 150 देशों को यह वैक्सीन एक्सपोर्ट किया, और 40 देश उसमें ऐसे हैं जहां वो मुफ्त उनको दिया गया। और यहां जितने भी भारत की शहरी है, जितने भी भारत की आबादी है, उनको एक नहीं 2-2 बार वो डोज दिया गया। जबकि और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेनिंग भी चलाई थी कि इस वैक्सीन को ना लिया जाए, लेकिन वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमेशा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, वो पेश रहे और इस महामारी से देश को निकालने के लिए उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने साइंटिस्टों, अपने डॉक्टरों का इस्तेमाल करके देश को इस महामारी से बचाया। दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह से आज तक जो मुफ्त राशन यहां के गरीबों को मिल रहा है, एआई वाले, बीपीएल वाले, जिस तरह से इन 7-8 सालों में ये अभी उनको मिल रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। और आज वही गरीब, जिस गरीब को कल तक और ज्यादा गरीबी मिलती थी और कांग्रेस हमेशा नारे देती थी गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने हमेशा गरीबों को हटाया। और आज 17 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको गरीबी की सतह से ऊपर उठा के आज एक नॉर्मल लाइफ, एक आसान लाइफ, एक मिडिल क्लास में उनको लाया गया है। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो ये 11 साल है, इनको 15 या 20 मिनट में बयान करना ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। या महज हम कुछ आर्टिकल या अखबारों में 10-15 पेज लिखिए, इसको ये इम्पॉसिबल है। जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई है, भारत की तरक्की हुई है, भारत ने दमखम पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, या इससे पहले जिस तरह यहां दहशतगर्दी हमले हुए थे, लेथपोर अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा हमने, एयर स्ट्राइक की, और आज जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो अपना दमखम दिखाया, आज दुनिया भारत की ताकत, भारत की सोच, भारत की इनोवेशन, भारत की ट्रांसफॉर्मेशन और भारत की ताकत को सलाम करता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे दोस्तों का आपका हमने सुना, थोड़ा सा हमारा भी सुन लिया। जिस तरह टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में,
22 अप्रैल को, उसके बाद जितने भी हमारे 50 ऐसे सयाह मकामात हैं जो सील किए गए हैं, मरकजी सरकार अब उनको क्यों नहीं खोल रही, क्या वजह? रोजगार पे, लोगों के रोजगार पे असर पड़ रहा है। देखिए, अच्छी बात आपने कही है। हालात ऐसे बने थे कि जहां टूरिस्ट छुट्टियां मनाने गए थे, और आपने देखा कि पहली बार कश्मीर में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि टूरिस्टों पे हमला हुआ। उसके पीछे पाकिस्तान के दो मकसद थे, दो साजिशें बहुत बड़ी थी। एक वो हिंदू मुसलमान का डिवाइड चाहता था, और दूसरा वो कश्मीर की इकानमी और कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को हिट करना चाहता था। ये दो बड़ी साजिशें उसमें थी, लेकिन पाकिस्तान दोनों साजिशें जो उसने की है उनमें नाकाम रहा। हिंदू मुसलमान एक हो गया, और आज पहली बार कश्मीर का मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ निकला, टेररिज्म के खिलाफ निकला, हड़तालें की, जलसे किए, प्रोटेस्ट किए। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त थी। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हिट करने की कोशिश की, वंदे भारत, एक अपील है प्रधानमंत्री जी की तरफ से पूरे देश के लोगों को, आइए मैंने आपका सफर आसान बना दिया, कश्मीर आइए, कश्मीर में अपनी छुट्टियां मनाइए। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी गार्डन्स बंद है, इस बात को हम भी महसूस कर रहे हैं, और शायद सबकी भी यही डिमांड है कि इन पार्कों को दोबारा खोला जाए। बहुत कम वक्त में आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ की गार्डन्स है जो रीचेबल है, जहाँ अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली है, वो भी खुल जाएंगे। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी तस्लीम करती है, और हम भी देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है, ये जो गार्डन्स है, इनको खोल के वापस टूरिज्म को एक बूस्ट दिया जाए, एक अपील उनके साथ की जाए। कश्मीर सेफ है, कश्मीर सिक्योर है, कश्मीर में आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ताफ साहब, ये टूरिज्म और टेररिस्ट के हवाले से बातें थी। अगर हम किसान की बात करें, किसान जो है इस मौसम की मार की वजह से और टैक्स वगैरह की मार की वजह से काफी परेशान है। हम देख रहे हैं रिसेंटली साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में काफी सारा जो है क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसकी वजह से किसान को काफी हिल स्टॉर्म हुआ है, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, बहुत सारे जो आफात है वो हुए हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान है। आने वाले समय में जिस तरीके से आपने तज़किरा किया, काफी सारे पैकेजेस आए सेंटर की जानिब से। कल शाम भी जो है प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना पार्ट 4 भी लॉन्च हुआ है। तो इसके बाद में किसानों के लिए अभी तक कोई राहत का पैकेज आने वाले समय में, खुसूस कश्मीर के किसान, जिस तरह से आपने ये जिक्र किया कि किसानों की सरकार है, मोदी सरकार, देखिए भारतीय डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी लागू होना चाहिए। देखिए, मोदी जी वाली लेड गवर्नमेंट ने हमेशा किसानों की बात की, गरीबों की बात की, स्टूडेंटों की बात की। आपको याद होगा उन्होंने कहा मैं इन्हीं 3 कास्टों को मानता है जो हिंदुस्तान में है, किसान, गरीब और स्टूडेंट और वुमेन्स। पहली बार भारत में 6-6 हजार किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को मिल रहे हैं। और बार बार जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, हार्टिकल्चर सेक्टर की, और उसके लिए बहुत कुछ हमने किया भी। सॉइल टेस्टिंग से लेकर इंश्योरेंस तक किसी गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दिया। और जो कुदरती आफत है, जिस तरह से क्लाउड ब्रस्ट्स हो या ओले हो, या जिस तरह से और भी जो डिजास्टर्स होते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। हमारा यकीन है, मानते हैं। जिस तरह से साउथ कश्मीर में इस बार बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक बार नहीं 3-3 बार यहाँ बहुत डैमेज हुई मौसम की डैमेज से। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करेंगे, और पर्सनली हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनसे भी अपील करेंगे कि साउथ कश्मीर के किसानों को इस नुकसान से बाहर यहाँ पे बता दीजिएगा कि जो एमजी नरेगा के तहत जो काम करते हैं वो सड़कों पे हैं, 3 साल से उनको मटेरियल मुआवजा नहीं हुआ है। और जब हम यहाँ की गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मरकज वाली सरकार जो है नहीं छोड़ते। वैसे आपकी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट ने कभी भी पैसे के मामले में जम्मू कश्मीर के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया है। जितना बजट हमारे पड़ोस वाले कंट्री के है, उससे ज्यादा पैसा जम्मू कश्मीर को मिल रहा है बजट के तौर पर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा पॉलिसी रही है, जब से ये गवर्नमेंट बनी है 6-8 महीने हुए हैं, अपनी नाकामियों को ये छुपाने के लिए कभी ये स्टेटहुड का राह बनाते हैं, कभी 370 का, और अब नया शोशा इनका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। मिनिस्ट्री इनकी है, गवर्नमेंट इनकी है, डिपार्टमेंट्स इनके हैं, पैसा इनके पास है। लेकिन जो वादे इन्होंने किए थे, जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे, गैस सिलेंडर हो, चावल हो, बिजली हो,
एम्प्लॉयमेंट हो, जितने भी वादे किए वो आज तक फेल रहे उनको निभाने के लिए। इसलिए अब जो ठेकरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर पे वो थोप रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे हैं इनके पास और उनको छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक जो पंचायत इलेक्शन जिसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का बेसिक जो पिलर है वो यही पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है। उसके जरिए बहुत ज्यादा डेवलप पिछले 9 सालों में हमने की है, लेकिन बदकिस्मती से आज की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं, और जो नरेगा वाले हैं, मनरेगा वाले हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हम आपकी बात जरूर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा के ये जरूर इस चीज को हल करवाने में अपना रोल अभी महबूब बेग साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया कि 8 महीने सरकार उम्र सरकार को हो गए, लेकिन फिर भी जामे मस्जिद का ताला नहीं खोल पा रहे हैं। इस पर भी वो जामे मस्जिद बंद पड़ गई, क्योंकि अभी पीस होना बाकी है कश्मीर घाटी में। जिस तरह से आप पीस के दावे कर रहे हैं या बता रहे हैं कि टूरिज्म को बोझ करने के लिए पीस है अभी कश्मीर में, इस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, महबूब बेग साहब अच्छी तरह से जानते हैं अमन कैसा है और आज कैसे वो निकलते हैं, और इवन के राहुल गांधी साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं कश्मीर में अमन कैसा है। लाल चौक में जाके चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और महबूब बेग भी यार तजाद है पीडीपी के स्टेटमेंट। कल उनका एक स्पोक्स पर्सन और उनका एक लीडर कहता था कि कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, और आज महबूब बेग साहब कह रहे हैं पीस नहीं है। महबूब बेग साहब, न स्टोन पेल्टिंग है, न हड़ताल है, न कैलेंडर है, न कोई रुकावट है, इसी को पीस कहते हैं। मुझे नहीं पता महबूब साहब किसको पीस कहते हैं, मुझे ये पता। जामिया मस्जिद का जो मसला है, देखिए एक सिक्योरिटी इशू है, और भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जामिया मस्जिद में लोग जाए, वहां नमाज पढ़े, लेकिन ये सब कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही होता है। एजेंसियां हमसे बेटर जानती है, और ये वही जामिया मस्जिद है, ये वही जामिया मस्जिद है जहां मरहूम डीएसपी अयूब पंडित की लीटिंग की गई थी। सिक्योरिटी एजेंसियां इसको देखती है, हमें सिक्योरिटी पे ही देखना चाहिए, लेकिन हमारी भी चाहत है कि हम वहां जाके नमाज पढ़ें। रिजर्वेशन बिल के हवाले से एक रिएक्शन क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? 6 महीने पूरे 6 महीने हो गए, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछड़े क्लासेस है, एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, उनको मोदी लड़ वाली गवर्नमेंट में ही रिजर्वेशन मिली है, और हम इस बात पे कमिटेड है कि उस रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि पिछले 70 साल तक जो इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्राइक की पहाड़ी और ओबीसी कम्युनिटी ने, उनको भी इस बार रिजर्वेशन मिली, पहाड़ियों को भी और ओबीसी कम्युनिटी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हम चाहते हैं कि जो पिछड़े क्लासेस है, जो जमीन सबसे गरीब लोग हैं, आखिरी लाइन में लोग हैं जिनको हम गरीब कहते हैं, उनको भी पढ़ने का हक है, उनको भी नौकरी करने का हक है, उनको भी बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंचने का हक है, और उनकी रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रहुल्ला के बीच में थोड़ा सा ताना पाएगा इस हवाले से। देखिए, ये कोई छुपा नहीं है, 2 ग्रुप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आगा वाला ग्रुप और उमर साहब का ग्रुप। एक तो ये हो सकता है यार, दूसरा ये हो सकता है ये एक गेम प्लानिंग है, अंडरस्टैंडिंग है इन 2 के दरमियान, क्योंकि न तो 12 गैस सिलेंडर मिले, न आपको मुफ्त चावल मिला, न आपको फ्री बिजली मिली। बड़ी कमिटमेंटें उन्होंने इलेक्शन के दौरान की थी। अब लोगों का जो ध्यान है, अब लोग डिमांड करें उस बात के, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आगा रहुल्ला साहब, उमर साहब अलग अलग स्टेटमेंट देके कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बीजेपी के साथ आने वाले हैं, तो इस हवाले से बीजेपी अपोजिशन में ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ठीक है, हम अपोजिशन में लड़कर अपना हक और अपना इंसाफ लोगों को दिलवाने में है। हमें ऐसी गवर्नमेंट के साथ न कोई ताल्लुक है और न हम रखना चाहते हैं। साहब, आप इस बात को मानते हैं कि 8 महीने कबल जो इंतखाबात से पहले जिस तरह की डेवलपमेंट थी, आज भी वैसा नहीं है? क्या लग रहा है, कोई चेंज आई इसमें? देखिए, मुझसे बेटर आप जानते हैं, जो जगह जगह जाके रिपोर्टिंग करते हैं, जो स्पीड इलेक्शन से पहले यहां थी डेवलपमेंट की, वो एकदम ठप हो गई है। उमर साहब की गवर्नमेंट फेल हो गई है डिलीवर करने में। आज न कहीं रोड बन रहा है, न कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, न कहीं लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स की है वो कमिटमेंट हो गए। अभी तक अगर हम 8 महीनों को हम
उठाकर देखेंगे और एक असेसमेंट करेंगे तो ये 8 महीने जो है इसमें उमर साहब फेल है।